हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। अभी आपने अपने जो सराउंडिंग एरिया यहाँ पे देखा होगा, एयर, वाटर और लैंड। ओके, अभी एक पिक्चर भी दिया है यहाँ पे, देखो। यहाँ पे एक पिक्चर में आपको अलग अलग कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके थ्रू हम आप आंसर भी हम बताएंगे कि क्या क्या है। देखो, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। यहाँ पे एक जो पिक्चर, यहाँ पे बर्ड कहाँ पे दिख रहे क्या? देखो यहाँ पे आकाश में, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ऊंचे ऊंचे। इसमें आपको क्या दिख रहे, एयर भी बोल सकते हो। एयर में आप क्या दिख रहे हो, आपको अलग अलग तरह के बर्ड्स दिख रहे हैं, राइट। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। देखो यहाँ पे काउ है, कहाँ पे है ये एक, आप ऐसे भी अर्थ पे भी बोल सकते हो और लैंड बोल सकते हो, राइट। और नेक्स्ट है लोकेट द ट्रीज एंड रोड। देखो यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, यहाँ से कार जा रही दिख रही है ना, तो ये क्या हो गया, रोड हो गया। यहाँ पे भी आप रोड बोल सकते हो। नेक्स्ट है वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम एंड हाउ डूज इट फ्लो। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये रिवर का, और यहाँ तक ऐसे ये क्या हो रही, फ्लो हो रही है ना। सो ये आप क्या बोलते हो, river start from this point and how does it flow, it is flowing from this point to this point। जहाँ जहाँ से जगह मिल रही है उसे, दो पहाड़ों के बीच या लैंड के बीच, जैसे जैसे जगह मिलेगी वैसे वो पानी क्या रहेगा, फ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट, वेयर इज द एरोप्लेन। देखो यहाँ पे एरोप्लेन है, एयर में है ना। या फिर आप स्काई में भी बोल सकते हो, तो ये हो गया प्लेन। वेयर आर द फिश सीन। ये देखो यहाँ पे आपको फिश दिख रहे हैं, कहाँ पे, पानी में है ना ये फिशेस, तो ये है पानी के अंदर। ऑन व्हाट इज द सोल बोट इज फ्लोटिंग। कहाँ पे फ्लोट हो रही है सोल बोट, अगेन इट इज ऑन द वाटर, या फिर पानी बोल सकते हो ना। तो देखो अभी ये क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। मीन्स इससे हम कोई भी क्रिएट नहीं करते, बनाते नहीं, ये ऑटोमेटिकली आते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर। तो पानी भी हम क्रिएट करते हैं क्या, कभी नहीं। एयर क्रिएट करता है कोई, नहीं। लैंड कोई क्रिएट करता है, नहीं। तो ये दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स। जो नैसर्गिक तौर पे आते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे जो भी एयर रिलेटेड पार्ट है उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, जो भी पानी रिलेटेड पार्ट्स है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर, और जो जमीन या फिर लैंड रिलेटेड है उसे हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। चलो, सो हमने ये देखा कि एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called as natural resources. आप ऐसे इमेजिन करके देखो, अगर पानी नहीं है, या फिर हवा नहीं है, या फिर हमारे यहाँ जमीन ही नहीं है, तो हम रह सकते हैं नहीं। विदाउट these things we cannot live. That's why we are saying it as a natural resources. Okay, so देखो यहाँ पे the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth। जो पृथ्वी के आजू बाजू में है वो हो गए एटमॉस्फेयर है। The surface of the earth comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere। Of these the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere। देखो यहाँ पे फिगर दिख रही है, ये जो लैंड है कितना परसेंट, 29% ओनली क्या है, लिथोस्फेयर है ये अर्थ पे। और जो रिमेनिंग पार्ट है जो 71% है वो किससे एक्यूपाई हुआ है, पानी से एक्यूपाई हुआ है, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। ओके, तो इतने मात्रा क्या है अपने यहाँ पे, जमीन और पानी है। तो चलो हम अभी देखते हैं अबाउट द एयर। सो देखो द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle। so air means क्या, सिंपल एक पार्टिकल है क्या, नहीं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गैसेस है। आप अलग अलग पार्टिकल्स बोल सकते हो, डस्ट पार्टिकल हो गए, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, ये सारे क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एयर। द troposphere contains about 80% of the total mass of gas in the air, while this proportion is about 19% in the stratosphere। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर दिख रहे हैं, देखो प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। जो भी अभी मैंने गैसेस यहाँ पे रीड किए, तो उसमें से देखो सबसे ज्यादा
कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, जो कि 78% एयर में रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सो इससे besides these gases, air also contains the water vapor and dust particles. देखो, so नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन हो गया 0.9%, और जो भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स है एयर में, सो उसे हम बोलेंगे 0.07%, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%. Okay, so the proportion of constituents of air and some of their gases which we have seen here. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो गैसेस अभी हमने देखे ना, तो उसका क्या यूज होता है वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। सो नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन का मेन पार्ट क्या है? जो भी प्रोटीन्स है जो हमें जीने के लिए लगते हैं, वो सारा किससे बिल्ट होता है? नाइट्रोजन से होता है। और नाइट्रोजन के वजह से हम अमोनिया क्रिएट कर सकते हैं, और जो अमोनिया गैस है उसके कारण क्या, जो एयर टाइट पैकेजिंग रहती है ना फूड स्टफ की, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सेकेंड रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे मेन, सबको ही पता है क्यों लगता है, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन द लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। हमें अगर श्वास लेना है तो क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर द प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आप क्या यूज करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो। और जो भी प्लांट्स रहते हैं ना, वो खुद का फूड क्रिएट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आर्गन यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आपने अपने घर में देखे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? आर्गन रहता है। नेक्स्ट रहता है हेलियम, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन द एयरशिप्स। अभी आप जो भी एयरशिप्स देखते हो ना, तो उसको ऊपर जाने के लिए हेलियम की जरूरत होती है। तो आपने ये भी देखे होंगे बलून्स, बलून्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हेलियम रहता है, तो उसके तरफ से क्या होता है, वो ऊपर ऊपर चला जाता है। और उसका टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लो अगर मेंटेन करना है तो आप हीलियम गैस यूज करते हो। नेक्स्ट है नियॉन, यूज्ड इन द डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। अभी आप देख सकते हो, कंपेयर करो घर पे जो लाइट है वो और जो स्ट्रीट पे रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अपना जो लाइट रहता है मोस्टली वो व्हाइट रहता है, बट बाहर आप जब भी देखोगे वो कलरफुल रहते हैं, मोस्टली येलोइश कलर रहता है, राइट। और जो भी डेकोरेशन के लिए अभी आप गणपति वगैरह बनाते हो तो आपको डेकोरेशंस में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट यूज करते हो, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? तो वो नियॉन रहता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, यूज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। अभी आपके घर में फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, आपने देखा होगा, तो उसमें मोस्टली क्रिप्टॉन गैस रहता है। और ये जेक्सनॉन है, ये जो फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता है। सो दीज आर द यूज ऑफ गैसेस। ओके, और जब भी एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हम the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air. So atmosphere is very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life. जो भी sun के तरफ से light आता है, heat आता है, वो अर्थ तक पहुंचाने का काम एटमॉस्फेयर करता है, और जो कि अपने लाइफ के लिए वेरी हेल्पफुल है, जो कि नेसेसरी है। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस्ड। आप देखते हो जब भी बारिश होती, कहाँ से होती? ऊपर से आता है ना, फॉग, क्लाउड्स देखते हो आप, स्नो देखते हो, ये सब वहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है। और इवन जो भी हार्मफुल गैसेस एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो भी वो क्या करता है, बीच में रोकता है, जो कि मीन्स ये हो गया एटमॉस्फेरिक का मेन एडवांटेज। अभी आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, तीन पिक्चर दिख रहा है आपका अलग अलग। यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे गैसेस है जो बाहर निकल रही है इंडस्ट्री से। यहाँ पे आप व्हीकल्स देख रहे हो, व्हीकल्स में जो अपना साइलेंसर रहता है वहां से बहुत सारा धूल निकलता है। अभी यहाँ पे देखो एक आग लगी हुई, यहाँ से भी बहुत सारा धूल बाहर निकल रहा है, राइट। सो इससे क्या होता है, जो भी अपनी फ्रेश एयर है या फिर अच्छी हवा है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, क्योंकि ये स्मोक जो है वो उसमें मिक्स हो जाता है। सो दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर, डिस्टर्बिंग द balance between the constituents of air, and due to which it is called as air pollution. आपने सुना होगा बहुत बार कि बहुत गंदा हो गया आज तो हवा, एयर पोल्यूट हो गया, तो उससे
जब भी ये स्मोक है जब अपने एयर में मिक्स हो जाता है और वो बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. So harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicle and in big industries, and also through the incomplete combustion of fuels like wood and coal. So as a result, air pollution is increasing day by day. So कौन कौन से harmful gases हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट, ये मोस्टली हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो रिलीज होते हैं थ्रू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स. अभी सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल. अभी क्या है ये ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर हम O3 गैस भी इसे बोलते हैं, एंड इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. सो ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. दैट मीन्स हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बट ये सबसे बड़ा पार्ट है अपने लाइफ का. क्यों? क्योंकि जो कि ओजोन लेयर है ना, वो इट इज एट हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ, और जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन की तरफ से, मीन्स बहुत हार्मफुल रेज भी रहते हैं जो कि अपने बॉडी को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय सकते हैं. तो ये जो हार्मफुल रेज है उसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन करता है. वो ओजोन गैस क्या कर लेता है? जो हार्मफुल गैस रेज है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी अर्थ पे लोग रह रहे हैं या फिर हम जैसी जो भी लाइफ है तो उसे वो प्रोटेक्ट करता है. So the ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in the air conditions and refrigerator mix with the air. So अगर हमें आपको ये ओजोन लेयर बचानी है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी हार्मफुल गैसेस है, केमिकल गैसेस है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके वजह से ये ओजोन की लेयर डिस्ट्रॉय हो सकती है. और जस्ट इमेजिन अगर अपने ओजोन की लेयर डिस्ट्रॉय हो गई तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे. क्यों? क्योंकि जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्टली हमारे इस पे अफेक्ट करेगी अपनी लाइफ, और वो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी से बहुत ही हार्मफुल रहते हैं. दैट्स वाई हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ये जो इतने हार्मफुल गैसेस है या फिर केमिकल गैसेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, जिससे ओजोन लेयर क्या है, उसका जो लेयर है वो मेंटेन रहे, जो हमें ही फायदेशीर है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव शेल. और एक बात याद रखना, ये जो ओजोन लेयर है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 16 सितंबर जो है इट इज सेलिब्रेटेड एज अ ओजोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन. तो आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी से बात करेंगे कोई बोलेगा कि यहाँ से अरे बाप रे इतने हार्मफुल गैसेस क्रिएट हो रहे, तो ये बात याद रखना कि ये ओजोन लेयर पे अफेक्ट हो सकती है. अभी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. आपने अगर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे कि पुणे, मुंबई, नागपुर ऐसे हो गए, यहाँ पे आपने ना कभी बोर्ड देखे होंगे जहाँ पे डिस्प्ले रहता है कि ओजोन लेयर इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वहाँ पे आगे ना आपको उसकी वैल्यूज दिखती है. तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स विच इज अवेलेबल इनटू द एयर. सो ये बोर्ड अगर आप कहीं कभी देखने को मिले तो जरूर पढ़ना. मोस्टली आपको ये बड़ी सिटीज में देखने को मिलता है. ओके. अभी ये हो गया अबाउट द एयर. अभी नेक्स्ट आता है वाटर. तो क्या रहता है वाटर? रोज हम यूज करते हैं ना, पानी पीते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, फर्श पूछने हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूछते हैं. अगर हमें जो ब्रश करना है तब हम वाटर यूज करते हैं. हर एक चीज के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आप कर सकते हो. एक वाटर ले लेना और उसको ना आप डिवाइड कर लेना अलग अलग हिस्से, जैसे कि आपको नहाने के लिए कितना पानी लगेगा, ब्रश करने के लिए कितना लगेगा, आपके कपड़े धोने हैं आपको उसके लिए कितना लगेगा, अगर आपको फ्लोर को पोंछना है तो कितना लगेगा, आप दिन में कितना पानी पीते हो और कुकिंग के लिए कितना यूज करते हो. ऐसे आप पर पर्सन का कंसिडर कर सकते हो कि कितना पानी हमें लगता है डेली. सो यू सी दैट ऑलमोस्ट. सो हर एक के बॉडी के हिसाब से, हर एक काम के हिसाब से हर एक को कम ज्यादा पानी लग सकता है.
बट ये याद रखना, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. So we need to drink 3 or 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. Okay, और other things के लिए भी हमें क्या लगती है, पानी की जरूरत रहती है. सभी देखो, इन नेचर वाटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स. जो वाटर है कितने स्टेट्स में आता है, 3 स्टेट में. एंड वाटर को याद रखना, वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर. मीन्स उसको कोई भी स्मेल नहीं रहता है, अब टेस्ट नहीं होती है और कलर भी नहीं रहता है. आपने पानी पिया, कभी टेस्ट है? नहीं, वो नहीं रहता क्योंकि वो टेस्टलेस रहता है. ना उसका स्मेल आता है और ना ही उससे कोई कलर है. सो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो रेडली डिजोल्व होते हैं वाटर में, और दैट्स वाई इसे नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. The blood of animal and the sap in the plant contains very high proportion of water. So no living things can survive without water. And इसी कारण हम water को क्या बोलते हैं? Water is a life. Okay. So ये सबसे मेन चीज है. अभी देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी है. इस डायग्राम में आपको पता चलेगा जो वाटर है कितने परसेंट है. तो सी और ओशन में आप देख सकते हो 97% इज ऑक्यूपाइड बाय सी एंड ओशन. तो 100% में से 97% तो वाटर सी में ही रहता है. उसके बाद ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द अदर फॉर्म. जो हार्ड फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, स्नो के फॉर्म में, वो कितना परसेंट हो गया? 2.7%. अभी मान लो ये 97%, ये 2.7 कितना हो गया? 99.7% वाटर. तो यही हो गया. तो बचा कितना? 0.3. तो यहाँ पे श्योर ओशन 97%, जो आइस ग्राउंड वाटर फॉर्म में है वो 2.7% है, और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि हम पीने के लिए यूज करते, तो वो कितना हो गया? सिर्फ 0.3%. तो ये टोटल हो गया 100%. So we cannot use all the water on the earth because of the sea water is salty, and some water is in the frozen state or is in the ice form. So very small quantity of water is available for drinking. So that's why हमें पानी को बचाना चाहिए. अभी देखो अलग अलग पर्पजेस होते हैं. For which purpose the water is being used? So do other living things use water like we do? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है. यहाँ पे कुछ औरतें हैं, वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है, कुछ पानी भर के जा रही है. यहाँ पे देखो एक ट्रक है, कुछ लोग है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं. ऐसे डिफरेंट. यहाँ पे खेती दिख रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डैम है जहाँ से ये पानी आ रहा है. सो वी यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डे टू डे लाइफ. ओके. सो ये एक बात हमें याद रखना कि हमें जो वाटर है वो अ, ऐसे अच्छे से यूज करना है. मीन्स वेस्ट नहीं करना है वाटर का. देखो, वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड लेक्स. ओके. मैन also digs well and bore wells to lift groundwater. Apart from this, man has also constructed the ponds and dam of the various sizes on the river. So due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. So water scarcity has become a serious problem. So ये प्रॉब्लम ऑकर ना हो, वाटर स्कैरसिटी जहाँ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए? पानी बचाना चाहिए. जितना स्टोर करके रख सकते हैं उतना पानी हम स्टोर करना चाहिए, और हमें रीयूज करना चाहिए वाटर का. जहाँ पे पॉसिबल है रीयूज करो. और याद रखना, जो भी स्टोर्ड वाटर रहता है वो कभी भी आप बोल सकते हो कि एट वंस नहीं होता. तो इसीलिए हमेशा वाटर बहुत ही केयरफुली यूज करो. ओके. अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लैंड. अभी हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, अभी लास्ट पॉइंट है लैंड. और इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. अभी देखो, व्हाट इज द लैंड मेड ऑफ? लैंड कहाँ से बनती है, कैसे बनती है? और जो भी लैंड आप देखते हो वो हर जगह पे फ्लैट रहती है या कैसे ऊंची नीची कैसे रहती है? ये आप एक सिर्फ या अपने माइंड में थिंक करना क्या रहता है. व्हाट डू यू सी ऑन द लैंड? लैंड पे क्या क्या रहता है? ओके. और मैन प्रोड्यूस कर सकता है क्या? सॉइल हो गया या फिर लैंड हो गया. एंड व्हाट हैज मैन क्रिएटेड ऑन लैंड? जो भी हमें आदमी खुद हमने क्या क्या बनाया है लैंड पे, वो हो गया. एंड इफ डीप pit is dug in the ground, what do you find there?
अगर आप कहीं पे भी खड्डा खोदते हो, कुछ करते हो, तो आपको वहां से क्या मिलता है? तो ये सारे ये डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन है। अभी इसका देखो, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक। ओके, आप देखते होंगे ना, बड़े बड़े ऐसे पत्थर देखते हो, स्टोन्स देखते हो, अपनी सॉइल देखती हो, तो वो क्या हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड ओनली। और जो लैंड है वो आपने देखा है कि कभी पूरी की पूरी फ्लैट है? नहीं, पहाड़ देखे आपने, कहीं हिल स्टेशन देखे, तो कहीं ऊंची जगह है, कुछ हिली एरिया है, कहीं पे फ्लैट एरिया है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड। हम सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ओके। और जो हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, हम लैंड पे ही बना रहे। रोड बनाते हैं, हम खेती करते हैं, घर बनाते हैं, ये सारे कहाँ पे होता है? लैंड पे हो जाता है। So we make use of plant and animal in the forest that grow on the land. The minerals, crude oil and natural gases obtained from the earth, it is also nothing but the land, and are very important for us. So land is also very important resource for our day to day life. So हम ये बोल सकते हैं कि ये लैंड बनती कहाँ से, बनती कैसे? तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी है, लेयर ऑफ मिक्सचर इन द बॉटल। एक आप बॉटल ले सकते हो, एक ट्राई कर सकते हो, बॉटल लो, उसमें क्या करो, नीचे से बड़े बड़े पत्थर डालो, उसके बाद छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं ना, मिलते हैं, तो वो डालो, उसके बाद सैंड डालो, देन सॉइल, और उसके ऊपर ड्राई लीव्स डाल सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी लेयर्स रहती है लैंड में। तो देखो अभी यहाँ पे आप एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। A land on the earth also look like this. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layer under the land surface as shown in the occupying figure. देखो यहाँ पे एक फिगर दी है, मान लो कि आपको ये पत्थर लगाना है, तो ये अलग अलग क्या है, लेयर हो गई। तो लेयर कौन कौन से, देखो ह्यूमस हो गया, सॉइल है, इमेच्योर सॉइल है, लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स एंड बेड रॉक्स है। देखो सो इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, द टॉपमोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मीन्स जो भी लीव्स पड़े रहते हैं अपने प्लांट से, डिफरेंट डिफरेंट हो, या फिर एनिमल्स रहते हैं छोटे छोटे, इनका सबका डिकम्पोजिशन होके ये टॉप मोस्ट लेयर बनती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हो। ओके, एंड इट इज यूजुअली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट। द लैंड बिलो दिस is full of sand, soil, small stones, worms and insects या इंसेक्ट्स, ये आप सब देख सकते हैं। इस लेयर के नीचे ये जो सॉइल है, देन छोटे छोटे से दगड़ है, रॉक है, बड़े रॉक है, या फिर इंसेक्ट्स है, ये सारे उसके नीचे आते हैं। सॉइल and piece of bedrocks are found below this layer of land. So this soil is immature. Further below this layer, the portion of soil decreases and the rock increases. देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉइल की मात्रा कम हो रही है, और जो बेड रॉक दैट मीन्स बड़े बड़े पत्थर है उसकी मात्रा इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक. The main mineral in the soil are derived from these rocks only. So दैट्स वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट। अगर आप जाते हो कभी, आप देखो दूसरे गांव में जाते होंगे, दूसरे शहर में जाते होंगे, तब आप देखना आपके यहाँ की जो सॉइल है वो, और जो डिफरेंट प्लेस है वहाँ की सॉइल, आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। इवन कलर में भी डिफरेंस रहता है, कुछ बहुत ब्लैक रहती है, कुछ रेडिश कलर की रहती है, कुछ ब्राउनिश कलर की रहती है। ऐसे कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, और इवन उसका जो टेक्सचर रहता है वो भी डिफरेंट रहता है, कोई बहुत ही बारीक रहती है, कोई बहुत जाट मात्रा में रहती है। ऐसे हर जगह के हिसाब से सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो यस, अभी नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है। सो सॉइल जो रहती है ना लैंड पे, ये नेचुरल प्रोसेस है, वो इट इज फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक। ये जो बेडरॉक आपने देखे ना अभी यहाँ पे, इसके ही थ्रू एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो सॉइल है वो क्रिएट रहती है। अभी मान लो ड्यू टू द हीट, कोल्ड और वाटर ऑफ सन, वाइंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, क्या होता है, अभी हीट क्रिएट होती है, कोल्ड रहता है, वाटर रहता है। हीट कैसे, सन से मिलती है,
जैसे कि विंड से हमें कोल्डनेस आता है, और रेन जो वाटर है रिस्पेक्टिवली द बेड रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू द पीसेस। जो बड़े बड़े पत्थर है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो स्टोन, सैंड्स एंड सॉइल्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज पीसेस। जो छोटे टुकड़े होते हैं इससे ये क्या बनते हैं। सो माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमॉन्ग देम। सो इन बीच में ही आप इनको देख सकते हो। सो रोडनेंट लाइक माइक एंड रैट्स आर आल्सो फाउंड हियर। अभी कभी कभी आप देखो आपने कहीं पे खड्डा खोद दिया और वहां से सडनली कोई रैट आ गया या फिर कुछ अलग अलग डिफरेंट इंसेक्ट आ गए, तो वो नीचे ही रहते हैं। द रूट ऑफ ट्री ग्रोइंग्स ऑन द लैंड आल्सो हेल्प weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about 1000 years for 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. कितना टाइम लगता है, 1000 years। कितनी लेयर बनती है, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। इतना बने कि उससे हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके 2.5 सेंटीमीटर की एक लेयर मैच्योर सॉइल की क्रिएट होती है। सो सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड। ये लेयर भी डिस्ट्रॉय हो सकती है इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू द फ्लड। जैसे कि सडनली कोई बाढ़ आ गई, स्ट्रॉम्स, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया सच एज माइनिंग। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ लैंड। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। erosion of land is reduced if grass, trees and bushes are grown into it. That's why हमें हमेशा जो बड़े बड़े प्लांट्स है वो लगाने चाहिए, ग्रास लगाना चाहिए, तब जाके हमारे सॉइल क्या होगी, प्रोटेक्ट हो सकती है। ओके, सो ऑब्टेन स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल। अभी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक डिफरेंट डिफरेंट जगह से ना आप सॉइल कलेक्ट कर लेना। जैसे कि आपके खुद के यार्ड होगा वहां से करो, गार्डन होगा, कहीं हिल स्टेशन होगा, रिवर रहती है तो वहां पे कुछ अलग अलग तरह की सॉइल रहती है। जो रॉकी ग्राउंड होता है वहां से आप देखो, चेक करो कि कलर कैसे है, उसका फील टेक्सचर कैसे रहता है, साइज कैसे रहती है पार्टिकल्स की, वो आप देख सकते हो। अभी जो ह्यूमस के बारे में बोला था आपने, तो ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, इसलिए ये ह्यूमस लेयर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इसके सॉइल के लाइफ के लिए। सो ह्यूमस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग द वाटर इन द सॉइल। सो उसके कारण क्या होता है, जो वाटर की मात्रा है वो सॉइल में ज़्यादा रहती है। The proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%। इतने बड़े मात्रा में वो अपर लेयर रहती है। अभी ये हो गया, आप देख सकते हो लिविंग थिंग्स यूज द लैंड, वाटर, एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड सो मैन डज। सो लैंड कितनी परसेंट बताई थी मैंने, याद है आपको, तो वो 29% था। प्रोबेबल वाटर, जो हम वाटर यूज करते हैं वो कितने परसेंट है, 0.3%। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऑक्सीजन लगता है, वो कितना टाइम, और 21। मोस्ट टाइम नहीं, डे टू लाइफ इवन हम जो एक एक ब्रीदिंग लेते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन लगता है, वो कितना पार्ट है, 21%। So even in these small proportions, the resources shown in the above table are sufficient for all the living things। अगर 29% ही लैंड है, ऑक्सीजन भी 21% है, और वाटर तो सिर्फ 0.3%, फिर भी ये सफिशियंट है हमें जीने के लिए। बट ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमने कंट्रोल में रखना चाहिए सारी चीज़ें। मीन्स ऐसे कैसे भी यूज कर लिया वाटर, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट होने दिया, ऐसे नहीं करना है। ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें ये यूज करना है। अभी देखो, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट एट वर्क, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जिसे बोलते हैं, वॉज एस्टेब्लिश इन 1875। देखो कितने साल हो गए, तब ये एस्टेब्लिश हुआ था, फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट, कि वेदर कैसा है, आज कैसा रहेगा, उसका फोरकास्टिंग करने का काम ये करते हैं। So this institute also conduct the research related to changes in the weather। अगर मान लो कि सडनली कोई ज़्यादा गैसेस क्रिएट हो गई या कुछ चेंज हो गया, जो भी सब कुछ ये सब फॉरकास्ट करने का काम कौन करता है, ये आईएमडी इंस्टीट्यूट करता है। अभी रेन कब होगा, क्या डेवलपमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है,
ये सब का रिसर्च कौन करता है? IMD करता है। सो इन शॉर्ट आज हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, द एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर which fulfill the basic needs of living things are called as the natural resources. So कौन कौन से है natural resources? Air, water and land are important natural resources. And soil has both the biotic and abiotic constituents. Next रहता है there are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particles. और ओजोन लेयर को ही क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव शेल। क्यों बोलते हैं प्रोटेक्टिव शेल? क्योंकि जो भी हार्मफुल से जो भी सन से रेज आती है जो कि हार्मफुल रहती है अपने बॉडी के लिए या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो ऑब्जर्व करने का काम करता है ओजोन लेयर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव शेल। एंड नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पेरिंगली। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली क्रिएट होते हैं और उसका जो पोर्शन है वो बहुत कम है। जैसे कि लैंड हो गया 29%, ऑक्सीजन 21% और पानी 0.3%। सो इसलिए हमें ये कंजर्व करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक के लाइफ में डे टू डे लाइफ में लगने वाले सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। ओके, सो इस लेसन के बाद होपफुली सारे अच्छे से यूज करेंगे, भी वाटर को भी अच्छे से यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, और अपनी जो सॉइल है उसकी भी जो मेन लेयर है जो कि ह्यूमस हो गए ये आप अच्छे से यूज करेंगे। ओके, सो तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।